Welcome dear students again for the quantitative analysis of the organic compounds. And last time we could see the estimation of nitrogen by Dumas method. लेकिन इसके लिए और एक मेथड है, that is the estimation of nitrogen by Jehl-Dahl's method. This is Jehl-Dahl's method. This is an easier method. Experimental की मैं बात कर रहा हूँ. Experimentally it is easier than the Dumas method, so it is regarded as a better method than that. However, this method cannot be used for all the organic compounds. This containing nitrogen. Dumas method was used for any organic compound जिसमें नाइट्रोजन होता था. लेकिन अगर नाइट्रोजन होगा भी इन सम कंपाउंड्स, उनमें जेल-दाल मेथड हम यूज नहीं करते. वो कौन से कंपाउंड्स हैं मैं आपको बताऊंगा. तो सबसे पहले वही दैट कैन बी आस्क्ड इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस. इन क्वेश्चंस को आप एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे. These may not come directly in the examinations because these involve the mathematical approach and calculation, numericals, etc. And you will see how to solve the numerical, how to calculate the amount of the nitrogen present in the given organic compound. That's very important. तो सबसे पहले what can be asked in the entrance examinations, that is Jehl-Dahl's method किन किन compounds के लिए use नहीं होता. That can directly come as a conceptual question. So it cannot be used किन कंपाउंड्स के लिए? नाइट्रो कंपाउंड्स के लिए. कंटेनिंग नाइट्रोजन, नाइट्रो कंपाउंड्स, यानी कि इनमें जिनमें ये वाला ग्रुप होगा. कभी वहां पे डायरेक्टली फार्मूला दिया गया होगा, आपको फार्मूला से ही आइडेंटिफाई करना होगा वेदर Jehl-Dahl's method can be used for these organic compounds or not. Jehl-Dahl, it cannot be always used for all the organic compounds. जिसमें नाइट्रो कंपाउंड, जिसमें NO2 ग्रुप होगा, उसमें उसके लिए यूज नहीं होगा. एजो कंपाउंड मीन्स जिसमें ये वाला ग्रुप होगा, N डबल बॉन्ड N. एजॉक्सी कंपाउंड, एजॉक्सी मीन्स यही है एजो, लेकिन ऑक्सीजन भी है, लाइक दिस, N डबल बॉन्ड N, लाइक दिस, ऑक्सीजन भी है. एजॉक्सी कंपाउंड जिसमें ये वाला ग्रुप होगा. नाइट्रोसो जिसमें ये वाला ग्रुप होगा, इनके लिए यूज नहीं होता. नंबर 1. सेकंड, अगर नाइट्रोजन होगा एज अ पार्ट ऑफ द रिंग में बंद होगा, फॉर कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एज पार्ट ऑफ रिंग, बेंजीन रिंग और रिंग, उनके लिए भी यूज नहीं होता. लाइक पायरिडीन इज देयर. पायरिडीन में क्या होता है? ये ऐसा वाला कंपाउंड है पायरिडीन. देखो नाइट्रोजन यहां पे होता है रिंग में, सो इट्स अ पार्ट ऑफ द रिंग. तो जेल-दाल मेथड इनके लिए यूज नहीं होगा. सिमिलरली देयर इज वन मोर कंपाउंड दैट इज कॉल्ड क्विनोलिन. इसके लिए भी ये यूज नहीं होता. सो सबसे पहला वाला पॉइंट, इसमें हम इसका प्रिंसिपल क्या है, करेंगे क्या, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, थोड़ा सा लेंथी लगता है लेकिन इजी है एज कंपेयर टू द ड्यूमस मेथड. सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट इज ये किन वाले कंपाउंड्स के लिए यूज नहीं होता. तो इसके लिए आप डायरेक्टली याद रखेंगे, इट कैन नॉट बी यूज फॉर द नाइट्रो कंपाउंड्स, फॉर द एजो कंपाउंड्स, फॉर द एजॉक्सी कंपाउंड्स, एंड फॉर द नाइट्रोसो कंपाउंड्स, एंड फॉर दोज कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एज ए पार्ट ऑफ द रिंग, लाइक देयर इज पायरिडीन, देयर इज क्विनोलिन. एंट्रेंस में ऐसे पूछा जा सकता है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स Jehl-Dahl's method cannot be used to estimate the nitrogen. Now, ये सबसे पहला वाला पार्ट है. सेकंड आप क्या काम करेंगे, इसका प्रिंसिपल देखेंगे हम करते क्या है. तो इसको मैं मिटा भी सकता हूं, so that we'll have enough space available to draw the scheme so that you can easily understand it, or you can later on take a screenshot of the full screen. सो हमारे पास क्या है, आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन होगा. ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है. तो सबसे पहले आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट कंटेन्स नाइट्रोजन. आपको तो नाइट्रोजन से काम है, हम देखेंगे हम उस नाइट्रोजन को क्या काम करेंगे. जैसे कि आपने पिछले वाले मेथड में, ड्यूमस मेथड में आपने देखा नाइट्रोजन को आपने कन्वर्ट किया था इनटू द N2 गैस, N2. आज देखेंगे नाइट्रोजन को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उस वाले कंपाउंड को यूज करके उसका वॉल्यूम देख के, उसका वेट देख के हम देखेंगे नाइट्रोजन कितना है इसमें प्रेजेंट.
तो उसमें आप ड्यूमस मेथड में आप यूज कर लेते थे कॉपर ऑक्साइड, इसमें आप क्या यूज करेंगे, इसको आप ऐड करेंगे, सी इसको आप ऐड करेंगे H2SO4 कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसको आप ऐड करेंगे H2SO4, क्यूप्रिक ऑक्साइड यूज नहीं करेंगे, लेकिन आप एक कैटालिस्ट डालेंगे दैट इज CuSO4। कॉपर सल्फेट का काम क्या है, दैट इज अ कैटालिस्ट। समटाइम इज बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस, कॉपर सल्फेट आप यूज करेंगे एज ए कैटालिस्ट। देन देयर इज K2SO4, this is used to elevate the boiling point. This is a boiling point elevator. Boiling point elevator. See, this is the main reactant, sulfuric acid, hydrogen sulfate. तीनों में सल्फेट है, आप इसको याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। Then there is copper sulfate catalyst, potassium sulfate boiling point elevator. आप C for catalyst, तो आप इसको याद रख सकते हो, इन दो में कंफ्यूजन ना हो जाए कि कौन सा एलिवेटर है कौन सा कैटालिस्ट है, तो आप इसको ऐसे अपने हिसाब से याद रख सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या काम करते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन दैट इज ट्रीटेड विद ए सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ द कॉपर सल्फेट कैटालिस्ट and potassium sulfate as the boiling point elevator, so that boiling point is elevated, because to convert nitrogen into the given compound that cannot be done at the lower temperature, you want to have a higher temperature so that the nitrogen will react with the sulfate. So उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, that's why you are using this potassium sulfate. This potassium sulfate has a tremendous job, it can convert almost the temperature from 100 degrees Celsius to the 400 degrees Celsius. That's a wonderful job. और इसमें क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन सल्फेट या नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर अमोनियम एंड देन सल्फेट के साथ अमोनियम सल्फेट बना सकता है। अमोनियम मीन्स NH4 का चार्ज एक होता है, सो ये ट्वाइस आएगा क्योंकि सल्फेट के साथ इसको कंबाइन होना है। दिस इज अमोनियम सल्फेट, दिस इज कॉल्ड अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस, आप नाइट्रोजन को किस वाले कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज द अमोनियम सल्फेट। हाँ, अगर इसमें ऑलरेडी होगा तो जरूर कार्बन और हाइड्रोजन होगा, दैट इज कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब वो हमें मसला यहां पे नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या काम कर लेते हैं, आप ये तीन चीजें ऐड करके आपके पास जो सिस्टम में आ गया दैट इज अमोनियम सल्फेट। सो अब तक आपने काम किया, जितना आपके पास नाइट्रोजन अवेलेबल था दैट्स नाउ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम सल्फेट। उसके बाद आप क्या काम करेंगे, इसमें इसको आप डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, NaOH में। क्यों डालेंगे, ये आप इसके साथ रिएक्शन कर सकता है। दिस देखिए यहां पे NH4 जो है इट इज पॉजिटिव, सल्फेट जो है इट इज -2, सो दिस इज Na प्लस एंड दिस इज माइनस, सो Na और सल्फेट कंबाइन हो सकते हैं। इसका तो -2 चार्ज है, सोडियम का तो 1+ चार्ज है, ये दो कंबाइन हो जाएंगे इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज इट। सो क्या बनेगा आपके पास, तो क्या आएगा शाबाश, Na2SO4। ये कंपाउंड हमें किसी काम का नहीं है बिकॉज इट डज नॉट कंटेन द नाइट्रोजन। हमें नाइट्रोजन को देखना होगा कि नाइट्रोजन कहां गया बेचारा। नाउ उसके बाद अमोनियम जो है NH4, उसका तो एक ही चार्ज है, दैट विल कंबाइन विद OH, दैट विल फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड मींस NH4OH। मैं यहां पे लिखूंगा पहले, दैट इज NH4OH। NH4OH मींस देखो इसमें से वाटर निकालो H2O, बाकी क्या बचा NH3, तो NH3 एक्चुअली इसमें हमें निकलता है बिकॉज अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज द सॉल्यूशन ऑफ NH3 इन वाटर। दिस इज वाटर। देखो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, दिस विल रिलीज H पॉजिटिव, बचा क्या NH3, वो मैंने यहां पे लिखा। H पॉजिटिव जो रिलीज हो गया दैट विल कंबाइन विद OH टू फॉर्म द वाटर। तो अब तक आपने काम क्या किया, जितना भी आपके पास नाइट्रोजन था वो पहले आपने कन्वर्ट किया इन द अमोनियम सल्फेट। अब जितना भी आपके पास नाइट्रोजन है दैट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। माइंड इट, ड्यूमस मेथड में जितना भी आपके पास नाइट्रोजन अवेलेबल था दैट वाज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस, और इसमें जितना भी आपके पास नाइट्रोजन अवेलेबल है दैट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। माइंड इट, सो
nitrogen is estimated as N2 gas in Dumas method, but nitrogen is estimated as ammonia in the Jehl-Dahls method. Now अब आपको देखना होगा जो आपके पास अमोनिया बना ये कितना बना, वो तो बहुत मसला है. हम क्या करेंगे कि अमोनिया जितना बना उससे आप देख सकते हैं कि इसमें कितना नाइट्रोजन है. अगर आपको पता चलेगा ये 17 ग्राम्स है, ये 34 ग्राम्स है, ये 50 ग्राम्स है, फिर आप बता सकते हैं कि इस 50 ग्राम्स में नाइट्रोजन कितना है, क्योंकि आपको फाइनली देखना होगा नाइट्रोजन कितना है. तो वो मसला है कि आप कैसे देखेंगे इसमें नाइट्रोजन कितना है. ये इसका प्रिंसिपल है. दिस यू कैन से दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द रिएक्शन. नाउ आप कैसे देखेंगे इसमें अमोनिया कितना है. दैट्स वंडरफुल, दैट्स अ प्रैक्टिकल जॉब एक्चुअली. मैं यहाँ पे इसके लिए आपको स्कीम पहले ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस वेल. आपको ये समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है एक्चुअली. आपके पास जो है, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपके पास जो है दैट वाज नाइट्रोजन अवेलेबल विथ यू. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन आपके पास है. इसमें आपने तीन चीजें डाली. क्या क्या डाला? एक तो डाला आपने सल्फ्यूरिक एसिड. क्यों डाला सल्फ्यूरिक एसिड? शाबाश, आपके पास ये मेन रिएजेंट है. और दूसरा डाला आपने शाबाश CuSO4. क्यों डाला CuSO4? बिकॉज दैट एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट. और तीसरा आपने डाला बॉइलिंग पॉइंट एलिवेटर, दैट इज K2SO4 पोटेशियम सल्फेट. अब यहां जाके ये तीनों रिएक्शन करके इसको थोड़ा सा हीट करेंगे आप. इसको हीट करके आपके पास क्या आएगा? अमोनियम सल्फेट. जो आपका रिएक्शन मिक्सचर में बनेगा दैट इज अमोनियम सल्फेट. अमोनियम सल्फेट को आप ट्यूब से निकालेंगे, आप किसी और वेसल में उसको डालेंगे. सी, आप किसी और वेसल में इसको डालेंगे. देखो ये अमोनियम सल्फेट है, यहां से आ रहा है अमोनियम सल्फेट. अमोनियम सल्फेट आएगा इसमें, लेकिन आपको अमोनियम सल्फेट को ऐड क्या करना है? NaOH. तो इसमें आप ऑलरेडी रखेंगे NaOH. इसमें आप ऑलरेडी NaOH रखेंगे. ध्यान से बराबर. यहां से क्या आ रहा है? अमोनियम सल्फेट. अमोनियम सल्फेट भी इसमें ऐड हो रहा है. तो दैट मीन्स इसमें क्या है? यहां पे मैं लिखूंगा, इसमें आपने जो डाला दैट इज NH4 होल ट्वाइस SO4. अब ये दो आपस में रिएक्शन करके अमोनियम सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करके आपके पास क्या आता है? अमोनिया. अमोनिया से ही तो आपको निकालना होगा अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन, क्योंकि अमोनिया में ही है नाइट्रोजन. जितना भी नाइट्रोजन आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में था वो आपने सब कन्वर्ट किया इनटू द अमोनिया. अब इसमें से आप अमोनिया निकालेंगे. इस वाले ट्यूब, इसको यहां से और एक ट्यूब आप जुड़वा सकते हो, और इसमें से आपके पास निकल आएगा अमोनिया. देखो मैं यहां से निकालूंगा अमोनिया. देखो दिस यहां से निकलेगा NH3. इसको आप कंडेंसर वगैरह यूज करके अमोनिया को गैस फॉर्म अगर होगा वो आप लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. देखो इसको क्या करेंगे, ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया NH3. दिस इज NH3. अब सवाल यह है कि कितना NH3 है, पता तो नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम से तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसके साथ तो सोडियम सल्फेट भी है, वाटर भी है, पता नहीं किसका वॉल्यूम है. तो मिक्स करके आपको नहीं बता सकते कि ये वॉल्यूम अमोनिया का कितना है. आपको एक्चुअल देखना होगा कि वॉल्यूम कितना है अमोनिया का, या इसका कंसंट्रेशन कितना है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो करेंगे क्या इसमें? आप यहां पे हम एक मेथड यूज कर लेते हैं. इसमें आप ऑलरेडी यूज कर लेते हैं H2SO4. यहां पे ऑलरेडी आप रख लेते हैं H2SO4. उसका वो H2SO4 क्या है? वो स्टैंडर्ड होता है. स्टैंडर्ड मींस मैं यहां पे लिखूंगा, स्टैंडर्ड मींस उसकी कंसंट्रेशन और उसका वॉल्यूम ऑलरेडी आपको पता होता है, क्योंकि इसमें आप पहले ही रखते हो H2SO4. उसकी नॉर्मलिटी और उसका वॉल्यूम, उसकी नॉर्मलिटी और उसका वॉल्यूम दोनों आपको पता होते हैं, ये नोन होते हैं, क्योंकि ये तो आप यहीं से रखते हैं. नॉर्मलिटी, सपोज 2 नॉर्मल सॉल्यूशन. नॉर्मलिटी भी आपने पढ़ी है मोल कॉन्सेप्ट में, या इंटरेस्ट वालों ने वो ऑलरेडी पढ़ी है सॉल्यूशन में. नॉर्मलिटी और वॉल्यूम H2SO4 का कितना ले रहे हैं वो आपने ऑलरेडी पता है. अब यहां से डाला अमोनिया, अमोनिया एंड H2SO4. दिस इज बेस एंड दिस इज एसिड, द टू विल कंबाइन टू फॉर्म द साल्ट. अब आपको ये देखना होगा कि H2SO4 जो है ये कितना, ये एक्सेस में आपको लेना होगा, सो दैट जितना भी अमोनिया आपका बना वो सारा का सारा कंज्यूम होना चाहिए, सारा का सारा कंज्यूम होना चाहिए. अब आपको कैसे पता चलेगा कि H2SO4 ने कितना अमोनिया कंज्यूम किया?
उसके लिए देखो, अगर ये सपोज 10 ml है, अगर ये 50 ml है, 50 ml में से अगर 40 ml कंज्यूम हो गए तो 10 ml तो बच गए। वो 10 ml आप निकाल सकते हो कि कितना है। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर यहां पे आपने लिए 80 ml, 80 ml में से अगर 60 ml कंज्यूम हो गए, वो तो आपको नहीं पता चलेगा कि कितना कंज्यूम हो गए। हाँ, जितना बचे 60 कंज्यूम हो गए, बचे कितना 20 ml। 20 ml को आप दूसरी वाली टेक्निक को यूज करके आप बोल सकते हैं कि यहां पे 20 ml H2SO4 के बचे हैं। जब आपको पता चलेगा कि इतने बचे, आपको इतना पता चलेगा कि कंज्यूम की कितने हुए, क्योंकि आपको तो टोटल पता है, टोटल मैंने कितने लिए थे। आपने टोटल लिए थे 80, फिर आपने एक्सपेरिमेंट करके आपको पता चला कि सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हुए हैं 20 ml। फिर आपको यह पता चलेगा कि 80 - 20 60 ने कंज्यूम किया है अमोनिया। फिर 60 जो आपने यूज किया, जो कंज्यूम हो गया अमोनिया, उससे पता चलेगा कि अमोनिया कितना था। जब अमोनिया पता चलेगा कितना था, फिर उससे पता चलेगा कि इसमें नाइट्रोजन कितना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, करेंगे क्या, कैसे सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल, वो मैं आपको 1 मिनट की ट्रिक बताऊंगा, उसमें से आप सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। सो ये कैसे निकालेंगे कि इसमें क्या टोटल सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें से थोड़ा रिएक्टिव हो जाएगा, थोड़ा लेफ्ट हो जाएगा। आपको लेफ्ट वाला निकालना होगा। लेफ्ट वाला निकलेगा तो फिर आपको पता चलेगा कि कंज्यूम कितना हुआ है। कंज्यूम कितना हुआ उससे पता चलेगा कि अमोनिया कितना कंज्यूम हुआ। अमोनिया कंज्यूम हो कितना हुआ है तो आपको पता चलेगा कि नाइट्रोजन इसमें कितना था। सो आप क्या कार्य करेंगे काम, इसमें से आप ये निकालेंगे, आप ये वाले आप निकालेंगे, ये फ्लास्क आप निकालेंगे। इसमें क्या है, आप इसमें तो सल्फ्यूरिक एसिड ने अमोनिया कंज्यूम करके अमोनियम सल्फेट बनाया है, और बाकी जितना बचा इन द फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि कुछ तो उसमें, क्योंकि आपने वो ज्यादा लिया था, कुछ ml सल्फ्यूरिक एसिड के बच चुके हैं। दैट मींस इसमें ऑलरेडी H2SO4 है विच इज लेफ्ट। आप उसको निकालना चाहते हो कितना है। हम क्या काम करेंगे, हमारे पास एक टेक्निक होती है, दैट इज टाइट्रेशन। आप इसमें दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, ये भी नोन होता है स्टैंडर्ड, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन और इसका वॉल्यूम भी आपको पता है। स्टैंडर्ड मींस आपको इसकी कंसंट्रेशन पता होती है। H2SO4 की कंसंट्रेशन आपको पता नहीं है। हमें क्या निकालना है, इसको यूज करके आप ये निकालेंगे। क्या, इसमें आप एक इंडिकेटर यूज कर सकते हो, दैट इज द फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन पहले कलरलेस होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड आप डालेंगे, जब वो कंज्यूम करेगा द लेफ्ट आउट सल्फ्यूरिक एसिड को, फिर फिनोप्थलीन कलर दिखाएगा। आपको पता चलेगा कि हाँ इतना ही था इसमें। तो आप उसकी तरफ मत जाइए। H2SO4 के बदले आप यहाँ पे HCl भी यूज कर सकते हो। यू कैन यूज HCl आल्सो हियर, यू कैन यूज HCl, क्योंकि वो भी तो एसिड है, दैट विल कंबाइन विद द बेस। सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए आपके इसकी कंसंट्रेशन और इसका वॉल्यूम लेट इट बी N1 एंड V1, और इसकी कंसंट्रेशन लेट इट बी N2 एंड V2। पहला काम, स्टेप नंबर 1, दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू, दिस इज अबाउट द जनरल प्रोसीजर। आप एक्सपेरिमेंट कर देंगे इसके, फिर आपको मैं बताऊंगा कि आप कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। दिस इज द नॉर्मल प्रोसीजर बाय विच यू कैन प्रोसीड टू द general procedure of the Geldar's method. Now you will use the equations so that you can calculate the amount of the nitrogen present in the given organic compound. See, तो पहले वाले स्टेप में आप काम क्या करेंगे, आपको ये देखना होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो वॉल्यूम है वो कितना बचा है। हाउ मच अमाउंट ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज लेफ्ट इन दिस। लेफ्ट जो है उससे पता चलेगा कि कंज्यूम कितना हुआ होगा, क्योंकि टोटल आपको पता था। तो सबसे पहले आपको ये वॉल्यूम V1 निकालना होगा, जो कि आपको नहीं पता है। स्टेप नंबर 1 मैं पहले दिखाऊंगा कि नॉर्मल प्रोसीजर क्या है। तो स्टेप नंबर 1 में मैं यहां लिखूंगा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आप करते क्या है, आपको ये V1 निकालना है। N2 भी आपको पता है, V2 आपको बिरट से पता चलेगा कि आपने कितने ml लिए डाले इसमें, और N1 भी आपको पता होगा, आपको V1 निकालना पड़ेगा। सो यू विल यूज द फॉर्मूला N1V1 इक्वल टू N2V2, लेकिन किसका, सल्फ्यूरिक एसिड लेफ्ट का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सो कैसे आप इसको यूज किया करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा N1 किसका है। दिस इज H2SO4, लेकिन कौन सा वाला H2SO4 जो कि आपके सॉल्यूशन में बच चुका है, रेजिडुअल है, रेजाइड हुआ है, रिएक्ट नहीं हुआ है, अनरिएक्टेड, दैट इज इक्वल टू NaOH। अब इसकी फॉर्मूला क्या है, N1V1। अब इसका क्या है, N2V2। N2 भी पता है, V2 भी पता है, V1 निकालना है,
जो मैंने आपको बोला, एंड N1 भी पता है, सो V1 विल बी इक्वल, शाबाश, दैट विल बी इक्वल टू N2V2 डिवाइडेड बाई N1। ये आपको क्या है, क्या निकला ये, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 लेफ्ट, मैं यहां लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ H2SO4 लेफ्ट, इतना आपको ये बचा है। बचा मीन्स आपने तो सपोज 80 ml लिए थे, V लिए थे 80 ml, अब कंज्यूम कितना हुआ है, अब कंज्यूम कितना हुआ है, शाबाश, दैट विल बी टोटल वॉल्यूम माइनस, मैं लिखूंगा, अब मैं ऐसे लिखूंगा टोटल वॉल्यूम, ऐसे मैं लिखूंगा पहले, टोटल वॉल्यूम ऑफ H2SO4 दैट विल बी इक्वल टू रिएक्टेड वॉल्यूम रिएक्टेड प्लस वॉल्यूम लेफ्ट, इतना ही तो है। अब वॉल्यूम लेफ्ट कितना है, V1, वॉल्यूम रिएक्टेड कितना है वो तो आपको नहीं पता है, टोटल वॉल्यूम V दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम रिएक्टेड सपोज V डैश प्लस वॉल्यूम लेफ्ट कितना है, आपने तो इस वाले इक्वेशन से वो निकाला है V1, तो रिएक्टेड वॉल्यूम कितना है V डैश, दैट विल बी इक्वल टू शाबाश V माइनस V1 C। इतना अब आपको पता चला कि जितना आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला था इसमें, उसमें से कितना आपने रिएक्ट वो करवाया अमोनिया के साथ। अब दूसरा स्टेप है, ये पहला स्टेप है, पहले वाले स्टेप में आपको V1 निकालना होगा, V1 निकालना होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की डिटेल लेके आपको V1, ये सारी चीजें आपको दी गई होंगी न्यूमेरिकल में। अब उसके बाद जितना वॉल्यूम आपको यहां से निकला वो आपको टोटल वॉल्यूम जो दिया गया होगा उससे माइनस करना होगा और आपको पता चलेगा कि रिएक्टेड वॉल्यूम कितना है। उसके बाद अब आप आ गए कि बचा कितना, अब आप ये इस पे आ गए कि रिएक्ट कितना हो गया अमोनिया के साथ। अब उसको आपको देखना होगा कि अमोनिया कितना कंज्यूम हुआ होगा। सो आप इसमें क्या काम करेंगे, उसके लिए भी आपको मोल कॉन्सेप्ट वाली इक्वेशन यूज करनी होगी। मैं यहां पे लिखूंगा इसको, आप क्या है, आपके पास क्या है, फिर से मैं लिख रहा हूं H2SO4 और अमोनिया आपके पास है NH3। आप अब तक तो इन दो के बीच में रिएक्शन था, NaOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में रिएक्शन था। अब किसके बीच में रिएक्शन है, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टेड विद द अमोनिया, H2SO4 इक्वल टू अमोनिया। इसके कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स कंबाइन हो जाएंगे, इसके कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स, नॉर्मलिटी की ये ब्यूटी है, इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट्स कंबाइन ऑफ द एसिड एज वेल एज बेस। सो आप क्या लिखेंगे, इसमें इसके कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, नॉर्मलिटी में या आपने इक्विवेलेंट वेट में वो पढ़ा होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 दैट्स इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ अमोनिया NH3, दिस इज H2SO4। अब आपको तो पता है नॉर्मलिटी की फॉर्मूला, नॉर्मलिटी यहां पे मैं लिखूंगा, यहां पे दिस इज रफ, नॉर्मलिटी किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल में जो डाटा दिया गया होगा दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन mls। सो आप इसको ml में कन्वर्ट करेंगे, नॉर्मलिटी विल बी इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन mls, लेकिन 1000 इसको आप ये मल्टीपल करेंगे। सो इसको यूज करके आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4। सो NEQ विल बी इक्वल NEQ, number of gram equivalents of H2SO4, that will be equal to normality of the H2SO4 into volume of the H2SO4 divided by 1000। So इसके बदले हम क्या लिखेंगे, normality of H2SO4 into जो कि आपको ऑलरेडी दी, जो कि आपने दी, जो कि आपकी दी गई है ऑलरेडी, जो कि आपने पहले ली थी, into volume means volume of the H2SO4 which is reacted, वो तो आपको यहां से पता चलेगा, दिस इज द रिएक्टेड वॉल्यूम, क्योंकि आपने इसमें वो V डैश से लिखा है तो आप यहां भी लिख सकते हो V डैश से, दिस इज द वॉल्यूम रिएक्टेड, तो ये मान लो ये V डैश है क्योंकि रिएक्टेड वॉल्यूम इज V डैश। उसके बाद डिवाइडेड बाय 1000, दिस इज 1000। देन उसके बाद शाबाश नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ अमोनिया, अब इसका भी तो ऐसे ही लिख सकते हैं N into V डिवाइड बाय 1000, लेकिन इसकी तो आपको नॉर्मलिटी नहीं पता है,
इसका तो वॉल्यूम भी आपको नहीं पता है कितना रिएक्टिव हुआ, वो तो आपको निकालना होगा. सो व्हाट यू विल डू, यू विल यूज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होता है जस्ट लाइक नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर मास. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स भी होते हैं वेट बाय इक्विवेलेंट वेट. सो इसका आप यूज क्या करेंगे, WB यानी कि WB वेट ऑफ द अमोनिया डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट. इसका इक्विवेलेंट वेट आप ले लेंगे, इसका आप इक्विवेलेंट वेट ले लेंगे. सो इसको आप यूज करके आप क्या निकालेंगे, यहां से W मींस वेट ऑफ अमोनिया नॉट नाइट्रोजन. सो इसको आप यूज क्या करेंगे, शाबाश, WB विल बी इक्वल टू यानी कि वेट ऑफ द अमोनिया दैट विल बी इक्वल, शाबाश, इसको यूज करके दैट विल बी EB यानी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया इनटू N मींस नॉर्मलिटी ऑफ द H2SO4 जो कि दी गई होगी. V डैश मींस द वॉल्यूम जो कि रिएक्टिव हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड का डिवाइडेड बाय, शाबाश, N इंटू डिवाइडेड बाय, शाबाश, 1000. दिस विल बी द वेट ऑफ द this will be the weight of ammonia in grams. अब this is the step number 2. ये आपको सेकंड वाले स्टेप में करना होगा टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. तो लगता तो है बहुत बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है. अब थर्ड वाले स्टेप में आप करेंगे क्या, नाउ इट इज क्वाइट इजी इन द थर्ड स्टेप. आपको पता है 17, आपको पता है 1 मोल ऑफ NH3, उसमें कितना है नाइट्रोजन, उसमें 1 मोल ऑफ N है. नाइट्रोजन तो उसमें एक मॉलिक्यूल में एक ही नाइट्रोजन है. सो ये कितने ग्राम्स हैं, 17 ग्राम्स ऑफ अमोनिया NH3 दैट्स इक्वल टू 14 ग्राम्स ऑफ N. क्योंकि फाइनली तो आपको नाइट्रोजन निकालना है ना कि N निकालना है. सो 1 ग्राम किसके बराबर होगा, जैसे कि आप यूनिटरी फॉर्मूला यूज करते, 1 ग्राम ऑफ NH3 दैट्स इक्वल, शाबाश, 14 डिवाइडेड बाई 17 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन. लेकिन आपको 1 ग्राम नहीं, आपको कितने ग्राम्स हैं, WB ग्राम्स. सो WB ग्राम्स ऑफ अमोनिया दैट्स इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 17 इंटू, अब WB लिखेंगे इंटू WB, लेकिन WB के बदले में ये सारी चीजें लिखूंगा किसके बराबर, शाबाश, EB डिवाइडेड बाई इंटू N इंटू V डैश डिवाइडेड बाई 1000. नाउ ऊपर में लिखूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा, अब यहां पे लिखूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा जो EB है इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया. अमोनिया का एटॉमिक वेट होता है 14, हाइड्रोजन 3 के 3 और 14 प्लस 3 हो गया 17. सो ये EB जो है दैट्स इक्वल टू 17. सो W विल बी इक्वल, यहां पे मैं लिखूंगा W विल बी इक्वल, शाबाश, दैट विल बी वेट ऑफ, ऐसे में लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना है, अब 14 डिवाइड बाई 17 इंटू EB किसके बराबर है, 17 के बराबर, शाबाश, इंटू N इंटू V डैश डिवाइडेड बाई 1000. ये है 17 विल गेट कैंसल्ड आउट. सो वेट ऑफ नाइट्रोजन किसके बराबर होगा, वेट ऑफ नाइट्रोजन किसके बराबर होगा, शाबाश, दैट विल बी 14 divided by 1000 into N into V dash. What is this N? This is the normality of the H2SO4. What is this V dash? This is the volume of the H2SO4 reacted. Now percentage कैसे निकालेंगे, percentage of N कैसे निकालेंगे, शाबाश, weight of nitrogen divided by total weight. So that will be 14 divided by 1000 इंटू N इंटू V डैश डिवाइड बाई वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि आपको दिया गया होगा इंटू 100. और 100 ये आप ऐसे इसको कर सकते हो, दिस इंटू दिस, these 2 0 will get cancelled out. So percentage of nitrogen, आप क्या काम करेंगे, दिस इज 1.4 डिवाइडेड बाई W इंटू N इंटू V डैश, ये आपको देगा परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन. सो दिस ऑल इज अबाउट द जेल दाल्स मेथड. सबसे पहले
पहला वाला स्टेप, अभी मैं ट्रिक बताऊंगा, 1 मिनट में आप इसको कर सकते हो न्यूमेरिकल में, नहीं तो लगता है। सबसे पहले आप इसको अगर देखेंगे न्यूमेरिकल के थ्रू कैसे करना चाहेंगे सॉल्व, सबसे पहले आपकी अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की डिटेल दी गई होगी, आप उसको ये वाली फार्मूला यूज करके आप V1 निकालेंगे। V1 को आप टोटल वॉल्यूम को माइनस करेंगे और आप निकालेंगे वॉल्यूम रिएक्टेड। वॉल्यूम रिएक्टेड जो है उसको आप इस वाली इक्वेशन में यूज करेंगे टू फाइंड द वेट ऑफ द अमोनिया। वेट ऑफ द अमोनिया को इस वाले इक्वेशन में आप यूज करेंगे, इस वाले इक्वेशन में आप यूज करेंगे टू फॉर्म द वेट ऑफ द नाइट्रोजन। वेट ऑफ द नाइट्रोजन, व्हेन यू विल फाइंड द वेट ऑफ द नाइट्रोजन, then you can find the percentage of the nitrogen in the given organic compound. लेकिन ये वाला प्रोसीजर जो है, this is quite a long procedure to solve the numericals. मैं आपको इसके लिए इससे शॉर्ट वाला मेथड बताऊंगा। 30 seconds you will consume to solve such a big, such a lengthy numerical. You will be able to solve that numerical within the within 30 seconds only. So ट्रिक क्या है आपके पास? आपके पास ट्रिक क्या है? हाउ यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल। ट्रिक टू सॉल्व द जेल-दाल्स मेथड न्यूमेरिकल। क्या करना होगा आपको? आपको ये वाली इक्वेशन है, आपके पास क्या है? पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको दी गई होगी डिटेल ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब जाके आप ये वाली इक्वेशन, ये पहले यहां से V1 निकालेंगे, V1 को आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करके ये यूज करेंगे, ये वाली इक्वेशन, फिर जाके ये वाली इक्वेशन। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की डिटेल नहीं दी गई होगी, देन यू विल यूज इक्वेशन, दिस इक्वेशन डायरेक्टली, गोइंग थ्रू द नॉर्मल प्रोसीजर, नॉट थ्रू द ट्रिक, बट यूजिंग द ट्रिक यू विल यूज द फॉर्मूला डायरेक्टली लाइक दिस। आपके पास क्या है? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। आप डायरेक्टली याद रखेंगे 1.4 डिवाइड बाय वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दिया गया होगा, इनटू पैरामीटर जो हम खुद निकालेंगे। यहां पे मैं उसके बदले लिखूंगा डिफरेंस, मैं लिखूंगा डिफरेंस। दिस इज द फॉर्मूला विथ यू एंड दिस इज क्वाइट इजी, और 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। क्या है आपके पास? माइंडेड आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है और H2SO4 भी, दिस HCl भी हो सकता है। सी आपके पास यहां पे है, यहां पे आप ऐसे लिखेंगे, एक साइड में H2SO4 और एक साइड में NaOH, ऐसे लिखेंगे। इसकी डिटेल भी दी गई होगी, इसकी डिटेल भी दी गई होगी। आप काम क्या इसकी क्या डिटेल दी गई होगी? नॉर्मलिटी भी दी गई होगी, वॉल्यूम भी दिया गया होगा, नॉर्मलिटी और वॉल्यूम भी दिया गया होगा। इसकी भी नॉर्मलिटी दी गई होगी, इसका भी वॉल्यूम दिया गया होगा, दोनों दिए गए होगी। इसको वहां पे लिखा होगा दिस इज this much amount of the this number of ml of the sodium hydroxide has consumed. ये चीजें दी गई होंगी। आप काम क्या करेंगे? यू विल फाइंड द N into V ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यू विल फाइंड इसका और इसका N into V, इसका भी आप निकालेंगे N into V, दोनों को माइनस करेंगे, इसका और इसका माइनस करके आप फाइंड करेंगे डिफरेंस। यू विल फाइंड द डिफरेंस, और आप डिफरेंस को इस वाले इक्वेशन में यूज करेंगे डायरेक्टली। तो इतना तो लंबा प्रोसीजर आपको करना भी नहीं पड़ेगा, and you will be able to find the weight of the nitrogen in the given organic compound. See, mind it. क्या करेंगे? इसकी नॉर्मलिटी, इसका वॉल्यूम दोनों मल्टीपल करेंगे, इसकी नॉर्मलिटी, इसका वॉल्यूम दोनों मल्टीपल करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, इसकी और इसकी डिफरेंस निकालेंगे। सपोज दिस इज इक्वल टू 50, सपोज दिस इज इक्वल टू 20, तो डिफरेंस कितना आएगा? दैट विल बी इक्वल टू 30। तो 30 को आप डायरेक्टली इसमें यूज करेंगे एंड यू विल फाइंड द आंसर। दैट्स क्वाइट इजी मेथड। हाँ, अगर कभी दिया गया होगा, इसकी नॉर्मलिटी नहीं दी गई होगी बल्कि दी गई होगी मोलैरिटी, वो ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो बहुत ही चालाक होते हैं। नॉर्मली तो नहीं पूछते, टेढ़ा करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की अगर मोलैरिटी दी गई होगी, दैट यू हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इनटू द नॉर्मलिटी। कैसे करेंगे कन्वर्ट? क्योंकि इसमें तो 2 रिप्लेसेबल H2 पॉजिटिव आयंस हैं। सो इसकी अगर मोलैरिटी दी गई होगी, उसमें उसको मल्टीपल करना होगा 2 से, देन यू विल बी एबल टू फाइंड द नॉर्मलिटी। तो उस केस में आप क्या काम करेंगे? इसकी मोलैरिटी अगर 2 के बराबर है, नॉर्मलिटी किसके बराबर होगी? 4 के बराबर। दैट मींस उस अगर मोलैरिटी दी गई होगी, आप M into V लिखेंगे, लेकिन मोलैरिटी डबल द नॉर्मलिटी होती है, तो क्या लिखेंगे आप इसको? उसके M into V तो निकाल सकते थे, इसकी भी मोलैरिटी अगर लिखी होगी
m इंटू वी, क्योंकि तो इसमें तो एक ही OH है, इसका कोई मसला नहीं है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी, इसमें कोई मसला नहीं है। तो इसमें आप क्या काम करेंगे, दैट टाइम यू विल मल्टीप्लाई इट बाई 2, दैट टाइम यू विल मल्टीप्लाई इट बाई 2, क्योंकि 2 टाइम्स m जो है दैट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी। इसमें तो 2 मल्टीपल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें तो एक ही OH है, बेस एक ही OH इसने दिया है, लेकिन ये तो 2H पॉजिटिव आयन देता है। ये किस केस में आप करेंगे, नॉर्मलिटी के केस में, डिफरेंस यूज करके आप इसमें दबा सकते हो। अदरवाइज आपको करना क्या था, अदरवाइज आपको क्या करना था, ये और ये इक्वेशन यूज करके आपको निकालना था, देखो ये और ये इक्वेशन यूज करके आपको निकालना था ये दिस V1, फिर ये V1 आप इस वाले इक्वेशन में यूज करके आपको निकालना था, इस वाले इक्वेशन में यूज कर आपको निकालना था वेट ऑफ द अमोनिया, फिर उसको यूज इस वाले इक्वेशन में यूज करके ये सारी चीजें, देन यू कुड हैव कैलकुलेटेड दिस। लेकिन आप एक पॉइंट में आपको इसको बोल सकते हो, हाँ अगर उसने सल्फ्यूरिक एसिड के बदले HCl लिखा है वहां पे, तो उस केस में भी आप यही करेंगे, HCl NaOH, इसकी नॉर्मलिटी इसका वॉल्यूम माइनस इसकी नॉर्मलिटी इसका वॉल्यूम, ये दोनों को सॉल्व करके डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस को आप इसमें यूज कर सकते हो डायरेक्टली। हाँ अगर यहां पे मोलैरिटी होगी, क्योंकि इसमें तो मोलैरिटी नॉर्मलिटी के बराबर होती है, बिकॉज इट कंटेन्स ओनली 1 H पॉजिटिव एंड दैट्स इक्वल टू मोलैरिटी, इसकी मोलैरिटी इसकी नॉर्मलिटी। आप ऐसा तो नहीं करेंगे मोलैरिटी कैंसिल, इसका वैल्यू अलग होगा इसका वैल्यू अलग होगा, नहीं तो मुझे लिखना है M1V1, डायरेक्टली इनमें आप डिफरेंस निकालेंगे, वो आप इसमें यूज करेंगे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। देखो अब हम एक शॉट में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो आई विल पुट अ न्यूमेरिकल and you will be able to solve the numerical within 1 minute only. See, you have question like this, in Jayal-Dahl's method, वहां पे लिखा होगा ये कौन सा मेथड है, in Jayal-Dahl's method 0.4422 grams of organic compound, ये टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है, दिस इज दिस W, was digested यानी कि heated with H2SO4 full stop. The NH3 evolved, the NH3 evolved was absorbed, यानी कि जितना भी वहां पे अमोनिया निकला was absorbed in 50 ml of 1 normal H2SO4, 1 normal H2SO4 full stop. The residual acid लेफ्ट, जितना भी वहां पे अब इसमें से थोड़ा सा इसके साथ रिएक्ट हुआ होगा, अब थोड़ा सा बचा होगा जिसको आप बोलते हैं रेजिडुअल एसिड, लेफ्ट रिक्वायर्ड 65.5 ml of N/2 NaOH sodium hydroxide for neutralization. Find परसेंटेज नाइट्रोजन। और मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको कभी ये नहीं दिया गया होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड की डिटेल, आप इसको डायरेक्टली इस वाले पॉइंट को 0 यूज करेंगे, दैट टाइम यू विल टेक दिस एज 0, दिस देन 50 माइनस 0 इज इक्वल टू 50। तो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की डिटेल नहीं दी गई होगी, कभी नहीं दी होती है, दैट टाइम यू विल टेक दिस वैल्यू एज द 0, देन यू विल टेक दिस माइनस 0 विल बी इक्वल टू द गिवन अमाउंट। लेकिन अभी तो दी गई है, दिस इज द टोटल वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपका W है। अब आपको डिफरेंस निकालना होगा। अब लिखेंगे आप, अब तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की डिटेल दी गई है, आप क्या लिखेंगे H2SO4, सोल्यूशन में आप क्या लिखेंगे शाबाश, H2SO4 और क्या है आपके पास NaOH। देखो H2SO4 की नॉर्मलिटी दी गई है, दिस इज
1 नॉर्मल 1 n इंटू वी, तो n के बदले मैंने लिखा 1, v के बदले 50, फिर इसको माइनस करेंगे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की डिटेल, सोडियम हाइड्रोक्साइड की डिटेल शाबाश 65.5 ml ऑफ, तो 65.5 इंटू n/2, n/2 मीन्स 1/2 n, दिस इज, अगर ऐसे लिखा होगा तो इसको ऐसे ट्रीट करेंगे, दिस इज 1/2 n, 1/2 मीन्स 0.5 नॉर्मलिटी। इसकी डिफरेंस देखेंगे, जब आप इसकी डिफरेंस देखेंगे तो मेरे पास है डिफरेंस निकाल के, दैट इज 17.25, 1725, तो डिफरेंस निकाली, डिफरेंस को आप इस वाले इक्वेशन में यूज करेंगे। तो क्या करेंगे काम, शाबाश, आपके पास परसेंटेज नाइट्रोजन कितना है, सो दैट विल बी इक्वल टू 1.4 डिवाइड बाई W आपके पास ऑलरेडी है 0.4422 इंटू आपके पास क्या है शाबाश 17.25, माइंडेड आपको 100 नहीं इसको मल्टीपल करना है, बिकॉज दैट यू हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू, दैट यू हैव ऑलरेडी पुट यूज्ड इन दिस फॉर्मूला। अब आप इसमें भी देख सकते हो, इसमें आपने ऑलरेडी वो 100 मल्टीपल किया हुआ है। सो इसको आप जब सॉल्व करेंगे, परसेंटेज नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू, मैं आपके पास यहाँ पर डायरेक्टली आंसर लिखूंगा, दैट इज 54.61%। तो दिस विल बी द एग्जैक्ट आंसर इफ यू विल सॉल्व इट थ्रू द लॉन्ग प्रोसीजर। आप लॉन्ग प्रोसीजर यूज ना करें, आप डायरेक्टली शॉर्ट प्रोसीजर यूज करेंगे, आप 30 सेकंड में इस वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। शायद मेरे पास दूसरी कोई न्यूमेरिकल यहाँ पे साथ नहीं है, सो दिस इज अ ट्रिक टू फॉर यू। अब आप घर में काम क्या करेंगे, मैंने आपको ड्यूमस मेथड के लिए भी ट्रिक बताई और जेलदाल मेथड के लिए भी मैंने ट्रिक बताई। आप दोनों को आप यूज करके जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके यहाँ पे है रेफरेंस बुक पे या टेक्स्ट बुक पे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, या जितने भी प्रीवियस पेपर्स में आए हैं क्वेश्चन पेपर्स, चाहे जेई में आए हैं, नीट में आए हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। एंड आई होप यू कैन सॉल्व दोज within a minute. You can solve all the numericals based on the Dumas method and Jeldal's method within a given minute. तो अब तक हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस फिनिश अप किया। इस वाले चैप्टर में क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड द क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो कि माने जाते हैं मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ द यूनिट, वो हमने फिनिश अप कर दिए। इसको आप डायरेक्टली इस वाले सेंस के लिए ले लो कि हमें एंट्रेंस के लिए पढ़ना है, 11th वालों को मैं बोल रहा हूँ, और एंट्रेंस वालों के लिए ही है, हाई नीट के लिए है। तो इसको आप ऐसे पढ़ें कि सो दैट नीट में, जेई में आपको ये फिर से ना पढ़ना पड़े, नंबर 1। नंबर 2, अब इस वाले चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब इस वाले क्वेश्चन चैप्टर में हमें एक ही क्वेश्चन दैट इज पेंडिंग, दैट इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।